Friends, today we will start our next chapter of geography, chapter number 2, physical features of India. सबसे पहले कि फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं, ठीक है। आप अर्थ पर जो देखते हो कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. Somewhere there is upland, there is flatland, there is a depression area. अपलैंड एरिया जो है उसको हम माउंटेन्स या प्लेटूज डिपेंड्स अपॉन द अपेक्स टॉप फॉर्मेशन. माउंटेन्स, प्लेटूज, जो फ्लैट लैंड है उसको हम प्लेन एरिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो भी हमारे रिवर्स हैं या सीज हैं, इनके पास के एरिया हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमें जो है डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं. हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. द अर्थ सरफेस इज रफ्ड. तो कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर डिप्रेशन एरिया है और कहीं पर अपलिफ्ट लैंड है. तो इन जो फीचर्स बनते हैं, ये जो अलग अलग हमने नेमिंग की इन फीचर्स की, तो इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर्स. दैट इज नोन एज फिजिकल फीचर्स. अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हमने फिजिकल फीचर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं, दीज फिजिकल फीचर्स आर, फर्स्ट इज माउंटेन्स, second is plateaus, third is plain, fourth is desert, fifth is coastal areas, and sixth is islands. So these are 6 type of physical features found all over the world, and you may be surprised that all these features are found in a single continent which is our India. जो हमारा इंडिया है उसमें एक सिंगल कॉन्टिनेंट में, सिंगल सब कॉन्टिनेंट में हमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडिया अ सब कॉन्टिनेंट. जो हमारी एक कंट्री है जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया एक कंट्री है, उसमें हमें ये सारे फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. अब बात आती है कि ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, इसमें हमें इंडिया में जो है हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अब माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं, नॉर्दर्न जो एरिया है हमारा, वहां पर हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, माउंटेन्स की. दैट आर कॉल्ड हिमालय माउंटेन्स, है ना, हिमालयन माउंटेन्स. प्लेटूज की जो फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ मिलती है इंडिया में, हमारे साउदर्न एरिया में, जिसको हम वहां पर क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू. प्लेन एरिया हमारे यहाँ पर कौन सा है, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन या द ग्रेट इंडियन प्लेन भी हम इसको कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है. डेजर्टेड एरिया जो हमारा वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न जो राजस्थान है, वहां पर हमें क्या मिलता है, डेजर्टेड एरिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड थार डेजर्ट. कोस्टल एरियाज जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, उसमें हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, जो हमारा इंडिया का नीचे का पार्ट है, उसमें हमें इसके वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, दोनों ही साइड यहाँ क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है. तो ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है. तो यहाँ पर ये जो सी के साथ का लगता एरिया है वो क्या है हमारा, ये सारा कोस्टल एरिया है. तो यहाँ पर हमें ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर क्या मिलते हैं, कोस्टल एरिया मिलते हैं. इसके बाद आते हैं आइलैंड्स पर. यहाँ पर मेजर 2 आइलैंड ग्रुप्स जो हैं हमें मिलते हैं. बे ऑफ बंगाल के तरफ जो हमारे
आइलैंड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में जो हमारे आइलैंड्स हैं दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो एक कॉन्टिनेंट के जो फीचर्स होते हैं, ये 6 मेजर जो फीचर्स हमने आइडेंटिफाई किए ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सभी फीचर्स आपने देखा कि हमें इंडिया में भी नजर आते हैं, मींस इंडिया में भी हमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सो इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, कि यहाँ पर हमें हर तरीके का लैंड मिलता है, प्लेन भी मिलता है, रग्ड टेरेन भी मिलता है, एरियाज भी मिलते हैं, आइलैंड्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो फॉर्मेशन है, लैंड एक तरह से यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, सिंपल प्लेन क्यों नहीं है, या सारा लैंड ऊपर उठा हुआ क्यों नहीं है, ये डाइवर्सिटी हमें क्यों देखने को मिलती है, ऐसी डाइवर्सिटी के पीछे क्या रीजन है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिससे ये रिलीफ मॉडिफाई होता है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So factors responsible for the modification of relief. There are some factors which are responsible for the modification, कि हमारा जो relief है उसमें modification हुआ। So factors responsible for the modification of relief. अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलीफ में चेंजेस लेके आते हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है बेटा, धरातल, सरफेस। ठीक है, कि जो सरफेस में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे कौन से फैक्टर्स के कारण आते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी चीज अर्थ पर, कोई भी चीज जो है वो स्टैटिक नहीं है, मीन्स फॉर एवर नहीं है, वी कैन से फॉर एवर नहीं है, उसमें हमेशा क्या होता है, चेंजेस आते हैं। जो चीजें बनती हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती भी हैं। जैसे कि हम जो है बर्थ लेते हैं तो हमारी डेथ भी जो है सर्टेन है कि होगी ही होगी। इसी तरीके से ये जो आप फिजिकल फीचर्स अभी आप देखे वो भी जो है जब बनते हैं तो वो साथ साथ बिगड़ते भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो माउंटेन्स हैं वो आज और भी ऊंचे हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कि वो जो उनकी जो हाइट है वो बहुत ही कम बढ़ती ही दिखाई देती है। उसके पीछे क्या रीजन है कि कोई चीज जो बन रही है वो कहीं ना कहीं जो है क्या हो रही है, बिगड़ भी रही है, यानी वो डाउन भी फॉल भी आ रहा है उसमें। तो ये सारा मॉडिफिकेशन जो रिलीफ में, जब हमारी अर्थ स्टार्टिंग में बनी तो हमारे अर्थ पर बहुत ही ज्यादा जो है अनयूनिफॉर्मिटी थी, तो यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स फॉर्म हुए, लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने इन फीचर्स को जो है बर्थ दिया। तो इनके पीछे फैक्टर्स कौन से, हमारे सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग पहले आप लिख लो, फिर मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी। इरोजन, थर्ड फैक्टर इज डेपोजिशन, fourth is geological activities, geological activities like earthquake, volcanic eruptions, plate movement। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई फीचर होता है उस पर कुछ एजेंट वर्क करते हैं। एजेंट्स क्या है, ये हम 5 मेन एजेंट्स लेकर चलते हैं। हम यहाँ पर सिंपल एक रिवर का एग्जांपल लेंगे। 5 एजेंट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है,
ये और करंट वेव्स। तो ये हमारे 5 एजेंट होते हैं जो वेदरिंग का काम करते हैं। वेदरिंग मीन्स तोड़ना फोड़ना, ठीक है। अब जैसे कि एक माउंटेनियस एरिया है, यहाँ से रिवर फ्लो करती है। अब यहाँ पर स्लोप बहुत स्टीप है, बहुत ही तेज स्लोप है, तीखा स्लोप है। तो रिवर वाटर जो है वो बहुत ही जो है स्पीड से, बहुत ही उसमें वॉल्यूम भी होता है पानी का, स्पीड भी उसकी हाई होती है। तो वो जिस रॉक के ऊपर से निकलता है वो उस रॉक को क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है। अब इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी देखते हो, जैसे आपके रेनी डेज चल रहे हैं, ठीक है। रेनी डेज के टाइम क्या होता है, जब बारिश हो रही होती है, कंटिन्यूअसली जो बारिश हो रही होती है जब, तो आपका जीटी रोड चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, उस पर जब बारिश की बूंदें लगातार पड़ती रहती है तो वहां कहीं ना कहीं स्प्लिट आ जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पर खड्डे पड़ जाते हैं। तो वो क्या करता है, उस जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उसको भी ब्रेक कर देता है। सिमिलरली क्योंकि पानी में जो है वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो रिवर जो है जब माउंटेन पर से निकलती है तो वो इसको उसके से जिस सरफेस पे से वो निकलती है उसको तोड़ती रहती है। दैट इज वेदरिंग, जिससे एलिवेशन जो है वो क्या होता है, डाउन होता है। एलिवेशन मीन्स ऊंचाई। जब इस चीज को तोड़ेगी वो, तो ये क्या होगा, एलिवेशन क्या हो जाएगा, इससे डाउन होगा। तो ये एलिवेशन डाउन प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग, ठीक है। जैसे मैंने 5 एजेंट बताया, वो हर एजेंट अपने अपने एरियाज में ये वर्क करता है। अब ये इरोड, अब इसके बाद पहले तो ये वेदरिंग प्रोसेस किया, इसने इसको तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, कि धीरे धीरे इसको लूज करना शुरू कर दिया, अपनी जगह से उखाड़ दिया। अब जैसे आप देखते हो कि जैसे जीटी रोड पर जो है बजरी जो है वो उखड़ गई, फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज इरोजन, कि जब इन चीजों को उसने लूज कर दिया तो ये अपनी जगह छोड़ देंगे और ये जो है इरोड हो जाएंगे अपनी जगह से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरोजन प्रोसेस, ठीक है। वही 5 एजेंट्स ये इरोजन प्रोसेस भी करते हैं, जिससे ये चीजें टूटती जाती हैं। अब ये चीजें टूट कर जाएंगी कहाँ, कोई भी चीज है जो नीचे आ रही है, रिवर नीचे आ रही है, तो वो अपने लो लाइन एरिया में जब आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी, क्योंकि उसको स्लोप नहीं मिलेगा। अब जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और वो यहाँ पर डेपोजिशन करना शुरू कर देगी। तो जिससे यहाँ का जो डिप्रेशन एरिया होता है उसमें वो क्या करना शुरू कर देती है, चीजों को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और ये सरफेस जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, ऊंचा होता चला जाता है। इससे एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेपोजिशन से क्या हुआ, एलिवेशन इंक्रीज हो गया। ये हुए हमारे 3, जिससे कि ये चीजों में चेंजेस आए, एलिवेशन डाउन हुआ और अप हुआ। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल एक्टिविटीज। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज मीन्स जो हमारी अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि अर्थक्वेक्स आते हैं तो बहुत सारा एरियाज, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक आते हैं तो आप नॉर्मली भी आप न्यूज सुनते हो कि बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो गई, माइंस कोलैप्स हो गई, एरिया जो है उसमें ट्रेंचेस आ गए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्रोसेस अर्थक्वेक्स के कारण होते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस जिन एरियाज में होते हैं वहां पर क्या होगा, लावा स्प्रेड होगा। बाद में लावा स्प्रेड होने के बाद वो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो वो धीरे धीरे हॉट मैग्मा या लावा जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, एंड दैट वे आवर इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। तो इससे क्या होता है, रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमारा सारा डेक्कन प्लेटू जो है वो हमारा किससे बना है, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण बना है। नेक्स्ट आता है प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट जो है वो आपके इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या है। पहले तो हम ये, अब यहाँ पर मैं आपको ये पूरा जो है कंसेप्ट हम इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्लेट मूवमेंट, कि कोई भी चीज जो है अर्थ पर, जो हमारा अर्थ बना है वो एक सिंगल बॉडी से नहीं बना, यानी एक सिंगल जो है स्लैब से नहीं बना है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी आ जाती है इससे रिलेटेड, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
वेरिएशन इन रिलीफ, जो हमें रिलीफ में वेरिएशन मिल रहा है उसके लिए कौन सी थ्योरी मानी जाती है? प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? इट इज द मोस्ट रिलायबल थ्योरी बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द साइंटिस्ट, क्योंकि ये बहुत सारे एविडेंसेस पर बेस है और इसलिए इनको मोस्टली सभी साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है। अब सबसे पहले आता है कि ये प्लेट्स हैं क्या। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हम पढ़े, इससे पहले हमें पता होना चाहिए प्लेट्स क्या है। अब आप अपने ही घर का एक रूम ऑब्जर्व करो, ठीक है? कोई भी एक रूम है उसका फ्लोर ऑब्जर्व करो। उस फ्लोर पर अगर अब मार्बल लगा है या फिर टाइल्स लगी हैं, कुछ भी लगा है, वो एक सिंगल टाइल या सिंगल मार्बल नहीं है आपके पूरे रूम में, है ना? उसके क्या है? पीसेस हैं, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में या किसी भी साइज के डिफरेंट पीसेस को आपने जोड़कर अपना क्या बनाया है? फ्लोर बनाया है, ठीक है? अब उस फ्लोर को जब आप बनाते हो, सपोज ये आपका कोई भी ड्राइंग रूम या हॉल एरिया है, इसमें आपने क्या लगाए? स्लैब्स लगाए। एक ही साइज के आप स्लैब्स लगा रहे हो, लेकिन आप रूम स्लैब के हिसाब से तो नहीं बना रहे ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो फुल स्लैब लग रही है और यहाँ पर शॉर्ट होगी, हाफ स्लैब लगेगी, है ना? ये स्लैब हाफ हो गई। तो इसी तरीके से हमारा ये सारा प्रोसीजर जो है, इस तरीके से हम स्लैब्स बनाते चले जाते हैं, ठीक है? जिसमें कुछ हमारी बड़ी स्लैब्स होती हैं और कुछ छोटी स्लैब्स लास्ट के कॉर्नर को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली ये प्रोसीजर हमारे किस में हुआ? अर्थ में हुआ। अर्थ जो है वो भी एक सिंगल स्लैब से नहीं बना है, एक सिंगल मार्बल या सिंगल रॉक से सारी अर्थ नहीं बनी है। इसकी फॉर्मेशन भी किससे हुई है? स्लैब से, डिफरेंट स्लैब से हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूरी प्लेट्स हैं, फिर हाफ भी हैं, या छोटा सा कहीं पर कोई एरिया रह जाता है तो हम छोटा सा कट भी करके लगा देते हैं, देखते हो ना आप? तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई वो डिफरेंट प्लेट से हुई, और इन प्लेट्स को हम टू कैटेगरीज में कहते हैं। सबसे पहले आती है मेजर प्लेट्स, जो बड़ी प्लेट्स है, फुल प्लेट्स आप कह सकते हो, ठीक है? और दूसरी जो छोटे टुकड़े हैं जिनको हम पीसेस कह सकते हैं, दैट इज माइनर प्लेट्स, ठीक? तो ऐसी ही 7 मेजर प्लेट्स से जो है, और कुछ माइनर प्लेट्स, जिन ऑलमोस्ट 6 प्लेट्स माइनर प्लेट्स जो हैं, उनसे हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं। प्लेट्स जैसे कि हमारा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पर यूरोप है, फिर यहाँ पर आपका अफ्रीका आ गया, यूरोप और एशिया आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर अफ्रीका, फिर यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें हम कुछ पार्ट इंडिया का भी यहाँ शो करते हैं, ठीक है? तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, है ना? तो बहुत इजी है इन मेजर प्लेट्स को समझना कि हमने ये जो मेजर प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स हैं, उनको हमने क्या किया है? एक कॉन्टिनेंट का नेम दे दिया। जो सबसे पहले हमारी मेजर प्लेट है, दैट इज साउथ अमेरिकन। फर्स्ट प्लेट हो गई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन। जो हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो एक पूरी प्लेट है। उसके साथ हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके साथ का एडजॉइनिंग जो ओशनिक एरिया है वो भी इस प्लेट में कवर होता है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर दूसरी मेजर प्लेट आ जाती है साउथ अमेरिकन, जो हमारा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ये मैप आपको फिल करना है। साउथ अमेरिकन प्लेट में भी इसका एडजॉइनिंग जो ओशनिक एरिया है वो इसके अंडर जो है आता है। फिर जो है थर्ड प्लेट आती है हमारी एक प्लेट बनती है यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट आती है हमारी अफ्रीकन प्लेट।
ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, और एक जो प्लेट है ये पूरी इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ये सारा जो एरिया है वो पूरा एक प्लेट कहलाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्योंकि जियोलॉजिकल पास्ट में ये सारा जो है वो एक सिंगल लैंड मास था, इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये हमारी हुई 6, जबकि मैंने आपको बताया मेजर प्लेट्स हैं 7। तो 7th प्लेट जो है वो हमारी ओशनिक प्लेट है। इट कंसिस्ट, अब इस साइड भी जो है पैसिफिक है और इस साइड भी पैसिफिक है। अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये पूरा घूमकर एडजॉइन हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्लेट है दैट इज पैसिफिक प्लेट। आप इसको मैप पर ऐसे ही दोनों साइड दिखाओगे ग्लोब पर, क्योंकि ये पूरा अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो पैसिफिक ओशन पूरा आ जाएगा, बट मैप पर जब हम इसको दिखाते हैं तो हाफ पैसिफिक इस साइड दिखाई देता है और हाफ इस साइड दिखाई देता है। तो ये हमारी हुई 7 मेजर प्लेट्स। You can take a screenshot and you have to fill the map with the 7 major plates. Now, except these major plates, some minor plates are also there. क्योंकि जो बीच में छोटी छोटी चेंजें रह जाएंगी वो कहाँ से फिल होंगी, ठीक है। अब माइनर प्लेट्स की हम बात करते हैं। मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ, थोड़ा सा एरिया हम रब करते हैं। माइनर प्लेट्स आती है, यहाँ पर हमारी है नाज़का प्लेट। आपको जो मैप में फिल करना है वो सिर्फ मेजर प्लेट्स फिल करना है, माइनर प्लेट्स मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। नाज़का प्लेट, फिर पैसिफिक ओशन में ही कोकोआ प्लेट है, ठीक। फिर यहाँ पर अफ्रीका का यहाँ पर जो पार्ट है अरेबियन प्लेट। फिर जो हमारा यहाँ पर एशियन में जो है फिलीपाइंस, फिर यहाँ पर फिजी, ठीक है। तो ये जो है हमारी कुछ माइनर प्लेट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत छोटी छोटी कई जो है हमारे पीसेस हैं, प्लेट्स हैं, बट जो मेन है वो हमारी 7 मेजर प्लेट्स और सम ऑफ दीज माइनर प्लेट्स। तो इन सब प्लेट्स को जब ज्वाइंट किया गया तो इससे क्या बना हुआ है, हमारा पूरा ये पार्ट्स मिलकर पूरा क्या बनाते हैं, अर्थ का सरफेस बनाते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस चीज तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी समझ नहीं आएगी। इज इट क्लियर बेटा? जस्ट रेज योर हैंड, इज इट क्लियर, और अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आगे करें, ओके। अब पहले हम प्लेट से ही सारे कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पर आएंगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि अलग अलग प्लेट्स को मिलाकर हमारा क्या बना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। अब ये मूवमेंट क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ये जो प्लेट्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, इनमें भी क्या होता है, मूवमेंट होती है। अर्थक्वेक के बारे में आप लोग जानते हैं, अर्थक्वेक क्या है इनसाइड द अर्थ जब भी ट्रेमर होता है, कोई भी कंपन होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेमर है वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्लैब्स हैं वो क्या करती हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, लेकिन सडनली कभी इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, किसी वजह से ये तेजी से मूव कर जाती है, तो वो हमारा अर्थक्वेक है। नॉर्मली अब भी हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तो अब भी इसके अंदर ये मूवमेंट्स हो रही हैं, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं होंगी, बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होती हैं जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती है। लेकिन अगर यही एकदम से किसी वजह से तेज हो जाए तो वो हमारा अर्थक्वेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये प्लेट्स में मूवमेंट होती क्यों है। सबसे पहले जो प्लेट मूवमेंट का रीजन है, प्लेट मूवमेंट का रीजन क्या है, कन्वेंशनल करंट्स। आपको ये सारे जो है पॉइंट्स या सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि आगे तक आपको ये सारी वर्डिंग्स यूज होंगी।
कन्वेंशनल करंट्स क्या होती हैं? कन्वेंशनल करंट्स जो हैं वो हमारे इनसाइड द अर्थ भी चलती हैं और हमारी एटमॉस्फेयर में भी चलती हैं। हम यहाँ पर इनसाइड द अर्थ की बात करेंगे क्योंकि हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं, दोनों का बेस एक ही है। अब क्या होता है, सपोज ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब अर्थ सरफेस में आपने जो है 7th क्लास में पढ़ के आए कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो 3 लेयर्स से बना है। कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और कोर जो है वो हमारा आउटर कोर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, जहां पर बहुत ही हॉट मटेरियल है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब जो अपर मेंटल का एरिया है वहां पर भी हमें लिक्विड मटेरियल मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। ये क्या कहलाता है? हमारा मैग्मा। अब ये मैग्मा जो है वो बहुत ही हॉट मटेरियल है, ठीक है। अब ये हॉट मटेरियल होने के कारण कोई भी चीज जब गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है? वो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने के कारण वो एक्सपैंड करेगी, मींस ऊपर उठना शुरू करेगी। तो यहाँ पर भी मैग्मा जो है वो हॉट है, हॉट होने के कारण जो है वो क्या करेगा? ऊपर उठना शुरू करेगा। जैसे कि आपका वाटर आप रखते हो गैस पर बॉइलिंग के लिए, गर्म होने के लिए रखते हो, जब तक वो लेवल तक गर्म हो रहा है वो स्टैटिक रहेगा, उसमें कुछ नहीं आपको महसूस होगा। लेकिन जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां पर आपको बबल्स होना शुरू दिखेंगे इससे, कि जो हमारा जो पैन है उसमें वाटर में बबल्स आना शुरू हो गए, बॉयल होना शुरू हो गया, ऊपर उठना शुरू हो जाता है वो, है ना। तो इससे जैसे हम दूध गर्म करते हो, जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसमें उफान आ जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ जो हॉट मैग्मा है वो गर्म होने के कारण हल्का हो जाएगा और ऊपर उठना शुरू करेगा। अब यहाँ तो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, जिसके कारण वो क्या है? लिक्विड और हॉट फॉर्म में है। जैसे ही ऊपर सरफेस के पास आएगा टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाएगा, है ना। आप पतीले में से प्लेट हटा दो तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जो चीज ऊपर आने वाली है वो एकदम से थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो जैसे ही ये ऊपर आएगा इसका क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यानी इसके इस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब ठंडा होने पर चीजें क्या होती हैं? वो हैवी हो जाएंगे। हैवी होने के कारण ये फिर से नीचे की ओर सिंक करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसकी सिंकिंग प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर ये अपलिफ्ट कर रहा है। फिर नीचे आया, फिर हाई टेम्परेचर में के कांटेक्ट में आ गया, फिर से वही प्रोसेस होगा, वो हॉट हो जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर ऊपर पहुंचेगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके फिर नीचे आएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है और ये जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट्स। क्लियर है? कन्वेंशनल करंट्स क्या है? तो ये कन्वेंशनल करंट्स के अंदर फॉर्म होती रहती है। अब ये जगह जगह पर चल रही है, तो जो इसके साथ प्लेट्स हैं, अब ये नीचे आएगा तो प्लेट्स भी मूव करेंगी, सॉरी ऊपर उठेगा तो प्लेट मूव करेगी, नीचे आएगा तब भी प्लेट मूव करेगी। तो जिससे ये प्लेट्स की क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो प्लेट मूवमेंट क्या हो, किसके कारण होती है? कन्वेंशनल करंट्स के कारण। अब ये प्लेट मूवमेंट भी 3 तरीके से होती है। 3 टाइप्स की हम प्लेट मूवमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले आती है कन्वर्जिंग प्लेट्स, सेकंड है हमारा डाइवर्जिंग, और थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट्स, डाइवर्जिंग प्लेट्स एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, 3 तरीके से प्लेट्स में मूवमेंट होती है। कन्वर्जिंग प्लेट्स क्या है? सबसे पहले हम 2 स्लैब लेते हैं, 2 रॉक साइड्स लेते हैं। अब कन्वेंशनल करंट्स के कारण जो है ये स्लैब जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। When the plates move towards each other, ये प्लेट इधर आएगी, ये प्लेट इधर आएगी, इस तरीके से। तो ये धीरे मूव होते होते ये प्लेट्स क्या हो जाएंगी? आपस में कोलाइड कर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? कोई इनका कोलिजन होगा, यानी ये यहाँ क्या कर गई? कोलाइड कर गई।
तो जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, कन्वर्जिंग प्लेट्स. व्हेन द प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट. इसको हम एक एग्जांपल इसको दोनों तरफ से पुश करेंगे. अब बीच में यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, बीच का ये एरिया, दोनों प्लेट पास आ रही हैं तो मैं दोनों तरफ से फोर्स कर रही हूँ इसको. ठीक है, अब जैसे जैसे फोर्स करूंगी बीच के एरिया को स्पेस नहीं मिलेगा. और ये देखो दोनों तरफ से फोर्स लगा रही हूँ तो बीच का एरिया क्या हो गया, ऊपर उठना शुरू हो गया, है ना. तो ये अपलिफ्ट पार्ट ये हमारा क्या है, माउंटेन्स है. तो ये जो फोल्ड होना शुरू होता है, बीच का एरिया जो ऊपर उठना शुरू होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड. और जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं वो भी हमारे 3 तरीके से, जैसे कहा था कि कॉन्टिनेंट भी है, दूसरा ओशन भी है. सेट्स हैं. अब ये तो प्लेट्स हैं, कन्वेंशनल करंट एक जैसी तो नहीं है ना, सारी जगह एक जैसी स्पीड से नहीं है. तो यहाँ पर ये प्लेट इस साइड जाएगी और ये साइड इस साइड, यानी प्लेट्स क्या कर रही हैं, अपोजिट साइड जा रही हैं. अपोजिट साइड जो मूव करेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसमें ट्रेंचेस आ जाएंगे, खाई एक बन जाएगी, स्पेस आ जाएगा. अब दो चीजें जहां पर ज्वाइंट है. अब वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, जहां पर भी मैग्मा को लूज पॉइंट मिल जाता है और सरफेस वो उस वेन से बाहर आ जाता है ना. अब ये जब प्लेट्स डाइवर्ज हुई तो यह लूज हो गया और यहाँ पर भी यहाँ आया, यानी यहाँ लावा स्प्रेड हो जाएगा. बार बार यही प्रोसेस होता रहता है और जिससे लावा सॉलिडिफाइड धीरे धीरे यहाँ पर सॉलिडिफाइड होता जाता है. और ये जो सॉलिडिफिकेशन है वो धीरे धीरे एक अपलिफ्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो डाइवर्जिंग प्लेट है वो मोस्टली हमारी ओशंस में होती है. और ओशंस में ये जो हमारा अपलिफ्ट एरिया बनता है उसको हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं. यानी कि जो हमें ओशन के बीच में माउंटेन्स मिलते हैं उनको हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं. तो यहाँ हमें ओशन के बीच में रिजेस मिलते हैं जहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. अब तो इससे क्या क्या आएंगे, फॉल्ट आएंगे और मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन होगी. अब तीसरी है हमारी ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म प्लेट्स क्या है कि जब ये दो प्लेट्स ना तो एक दूसरे के पास आती हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि ये ऐसे स्लिप करती हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स. जब ये स्लीपेज होता है तो कोई पार्ट ऊपर आ जाएगा, कोई पार्ट नीचे, तो इससे क्या होगा कि हमारा रग्ड टेरेन की फॉर्मेशन होती है. तो ये हमारी थी 3 तरीके की जो है डाइवर्जिंग, 3 तरीके की मूवमेंट प्लेट की, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसफॉर्म. ये डाइवर्जिंग प्लेट से हमारे जो है ओशन फ्लोर भी धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं. कन्वर्जिंग प्लेट से माउंटेन्स बन रहे हैं. ट्रांसफॉर्म प्लेट से ये जो चीजें बनी हैं वो बन भी रही हैं और बिगड़ भी रही हैं. So these are the 3 types of plate movement. In the next lecture, we will discuss about the plate tectonic theory in detail. Till now, if you have any confusion or any query, you can ask now. Any query you can ask now, beta. Have you understood? मैम एक बार डाइवर्जिंग प्लेट्स वाला दोबारा बता दो. Good. 1 minute. डाइवर्जिंग मीन्स जैसे आप जीटी रोड पर भी देखते हो कि कहीं पर अगर आपके कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है, डाइवर्ज मीन्स इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते. तो यहाँ पर भी सेम चीज है. ये 2 प्लेट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई थी.
लेकिन ये प्लेट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन